कौन लोग हैं जो यहाँ आके फंडिंग ढूंढ रहे हैं, उमर खालिद ढूंढ रहे हैं। उमर खालिद का नाम उसी को 10 बार सुनाई देगा जिसने उसको अपना पिताजी मान लिया हो सकता है उसमें खुद धर्मेंद्र प्रधान इन्वॉल्व हो। इस देश में शिक्षा मंत्री का काम एयरफोर्स करे, उड्डयन मंत्री का काम प्रधानमंत्री करे। भाई 56 इंच की छाती होती तो आज अमेरिका के आगे भारत मजबूर ना होता। जो वो कर रहे हैं वो चाटुकारिता हो सकती है। जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं इस देश के पिता को, किसी को जमीन पे बैठ के मुंह पिलवाया जा रहा है, थूक चटवाया जा रहा है, तो इस सिस्टम से आज़ादी चाहिए, इस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। आज़ादी के नारे बुरे नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे कि हमें भैया अलग राज्य चाहिए, हम यूपी को अलग चाहिए, तो मैं उसका विरोध हूँ। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। आप दूसरी रील स्क्रॉल करोगे तो सीजेपी के प्रोटेस्ट की आ जाएगी। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि जो सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं और एक जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, वो दो गुटों में बटे हुए हैं। वो एक तो कह रहे हैं कि कुछ लोग फंडेड हैं, और यहाँ के जो सीजेपी के प्रोटेस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें दर्द है उन 17 बच्चों का जो नीट के पेपर की वजह से सुसाइड कर लिया। फिलहाल हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। हमने सोचा इनसे बात कर ली जाए। नमस्कार सर, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी, क्या कहना चाहोगे? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी रात भर 3 रात हो गई है और अभी पता नहीं कितनी रातें हो जाएंगी। अमीरुल हसन नाम है मेरा, और नेशनलिस्ट बोल रहे हैं ना, तो नेशनलिस्ट ही हूँ मैं। हाँ। दूसरी बात ये कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो 2 भागों में बट गया। आप कह रहे हैं वो 2 भागों में किसने बांटा? सरकार ने या यहाँ की जनता ने? ये जो समर्थक घूम रहे हैं किसके ऑर्डर पे घूम रहे हैं, ये समझने की बात है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पेपर लीक के खिलाफ हो रहा है, एक व्यवस्था को सुधारने के लिए हो रहा है कि पेपर लीक हो गया, जिसके शासन में हुआ उसकी जिम्मेदारी तय हो, उसका इस्तीफा हो। वो बदलेगा तो शायद वो नीचे के अधिकारी भी बदलेगा, अधिकारी बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, और व्यवस्था बदलेगी तो देश में एक सिस्टम अच्छा होगा तो देश बदलेगा। तो ये चीज़ें अच्छे करने के लिए है, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। तो वो कौन लोग हैं जो यहाँ आके फंडिंग ढूंढ रहे हैं, उमर खालिद ढूंढ रहे हैं, और ना जाने कौन कौन से नारे ढूंढ रहे हैं? यहाँ उनकी बात ही नहीं है। और मैं तो सीधी सी बात ये जानता हूँ कि उन तथाकथित 10-20 चेहरों के अलावा किसी को उमर खालिद का नाम सुनाई नहीं देता। यहाँ मुझे भी नहीं सुनाई देता। कौन है उमर खालिद? मैं नहीं जानता। उमर खालिद का नाम उसी को 10 बार सुनाई देगा जिसने उसको अपना पिताजी मान लिया हो। सीधी सी बात है कि आखिर बाप की आवाज़ कानों तक आ ही जाती है। अब हम अपने जानने वाले को तो सुनते हैं भाई, हम उसको लगाव रखते हैं, उसका नाम तुरंत सुनते ही हाँ बोला भाई उमर खालिद बोला। तो भैया उमर खालिद का प्रोटेस्ट नहीं है ये नीट एग्ज़ाम लीक होने की वजह से जो 16 बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का प्रोटेस्ट है। जिस सिस्टम की वजह से 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए उस सिस्टम की जवाबदेही तय करने का प्रोटेस्ट है। उस सिस्टम में जो शीर्ष पर बैठा है उसने आज तक इस पर कोई बात नहीं कही, कोई चर्चा नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया, उसके इस्तीफे का प्रोटेस्ट है। अब सब लोग जानते हैं धर्मेंद्र के पीछे प्रधान हैं और इस देश में प्रधान का बड़ा रोल है। फिर वो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान हो या देश का प्रधान हो। सर, लेकिन मैं भी मोटा मोटी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सवाल आपसे वो सारे करूँगा जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं और सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो आम स्टूडेंट्स जो हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो उनके खिलाफ हैं, वो एक बात कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों ज़रूरी है। मान के चलो अगर धर्मेंद्र प्रधान हट गया और आप बहुत अच्छे शिक्षित व्यक्ति हो, या मैं बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति हूँ, और मैं उस शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी पर बैठ गया, तो क्या आज जो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हो रहा है पेपर लीक, कल वो नहीं होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों जरूरी है। भाई एक बात बताओ कि इस पूरी प्रक्रिया में जिसने पेपर लीक किया वो सिस्टम के अंदर के बंदे के बिना तो होगा नहीं, ये तो आप मानते हैं। बिना अंदर जो सिस्टम के अंदर जो बैठा है बंदा, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक करवा रहा है। सिस्टम के अंदर का आदमी, बाहर का आदमी, कुछ भी हो, लेकिन वो सिस्टम के अंदर के आदमी से बात किए बिना नहीं करा सकता। अब वो सिस्टम के अंदर का आदमी हो सकता है किसी बड़ी पोस्ट वाले आदमी से कनेक्टेड हो सकता है उसमें खुद धर्मेंद्र प्रधान इन्वॉल्व हो। जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं जो बैठी नहीं। अगर जांच बैठ जाए तो जांच क्लियर होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर
भाई इसके बाद अगर इस्तीफा हो गया तो नया आदमी बैठेगा, फिर वो नीचे के बंदों को सुधारेगा, नया बंदा बदलेगा। जब धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बदलेंगे तो नीचे का आदमी कैसे बदलेगा? अब नहीं बदलेगा तो सिस्टम कैसे सुधरेगा? वो कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जी को बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा एयरफोर्स से पेपर आए हैं। हाँ, तो ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि इस देश में शिक्षा मंत्री का काम एयरफोर्स करे, उड्डयन मंत्री का काम प्रधानमंत्री करे, जिसका जो मंत्रालय है वो करे और उसकी जिम्मेदारी तय हो। अगर पेपर लीक हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि 56 इंच की छाती टेलीग्राम पर पड़ी है इसलिए टेलीग्राम बैन हुआ है? पहली बात तो मेरे हिसाब से 56 इंच की छाती कभी थी ही नहीं। क्यों? ना हमने नापी ना आपने नापी, ठीक है भाई, मीडिया ने तो नापी है। हाँ, मीडिया ने नापी है और मीडिया की आंखों में जो है इल्यूजन का चश्मा है। भाई 56 इंच की छाती होती तो आज अमेरिका के आगे भारत मजबूर ना होता। जब भारत के लोगों को अमेरिका से भेजा गया हथकड़ियों में, यहाँ वो भारत के हिंदू समाज के लोग थे, बहुत हिंदूवादी सरकार है, उन युवाओं में 70% हिंदू था। आज अमेरिका ने जहाज पे हमला किया, हमारे युद्धपोत उड़ा दिए, वो पानी, वो क्या था जो भी था, मतलब नाविक, 3 नाविक थे ना हमारे, उस पर कितने 3-4 जवान थे, वो उड़ा दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई प्रक्रिया नहीं आती। ये बात तो सोचने वाली बात है कि जो मेलोडी वाली मीम्स बना रहे थे, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं मेलोनी को, बस डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांग रही थी या रिक्वेस्ट कर रही थी, तो पूरी इटली ने अमेरिका का दौरा नहीं करा, एक आंखों से आंखें दिखाई। तो इटली तो बहुत छोटी आबादी रखने वाला देश है भारत की तुलना में। अगर इटली आंखें दिखा सकता है तो भारत की ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है? मैं ऐसा भारतीय होने के नाते मैं भी सवाल कर रहा हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि मोदी जी कुछ नहीं बोल पाए? एटलीस्ट हमारे एस जयशंकर जी को बोलना चाहिए था, वो बहुत पढ़े लिखे, मेरा इतना माइंड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुलना करूँ कि इटली बोल गई, भारत नहीं बोल पाया। एप्स्टीन फाइल की मजबूरी है भाई साहब, एप्स्टीन फाइल आपको पता होगा। भाई मोदी जी अगर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि भारत भाई सैन्य ताकत में कहीं पीछे नहीं है। हाँ। भारत भाई दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में गिना जा रहा है, ज्योग्राफिकली भाई भारत बड़े देशों में गिना जाता है, लोकतांत्रिक दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र पहला, ठीक है, गिना जाता है। और इन सब के बावजूद इस देश का प्रधानमंत्री अगर चुप्पी साध के बैठा है तो राज देश के नहीं है, राज देश के प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष के हैं, वो खुल जाएंगे। उससे चुप्पी हटाने की, वो ना खुल जाए उसके लिए चुप्पी डाली जाती है। और बाकी रही बात, देखो ये देश का इंटरनल मुद्दा है, ठीक है, यहाँ राष्ट्रवाद की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हर मंच पे होनी चाहिए। राष्ट्रवाद क्या है? देखो राष्ट्रवाद का ही कॉन्सेप्ट है। एक तरफ वो राष्ट्रवादी लोग हैं जो नहीं चाहते कि सीजेपी पनपे, कॉकरोच पनपे, और एक राष्ट्रवादी आप लोग हो जो आप चाहते हो कि सीजेपी या फिर वो स्टूडेंट्स का टॉपिक बहुत बड़ा हो और इस्तीफा दे। तो आपकी नज़र में और उनकी नज़र में जो राष्ट्रवाद, जो दोनों एक सिमिलर वर्ड है, इनका मैं जानना चाहता हूँ है क्या? भाई देखो, एसएसटी सोशल साइंस की नज़र में राष्ट्र क्या होता है वो समझो। राष्ट्र का मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र का मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। राष्ट्र बनने के लिए पहला एक ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए, अपनी आर्मी होनी चाहिए, अपना झंडा होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम लोगों के बीच राष्ट्रवाद ढूंढेंगे तो राष्ट्रवाद एक भावना का नाम है जिसमें राष्ट्र के प्रति सम्मान हो, राष्ट्र को सुधारने की बात हो। अगर सड़क पे कचरा पड़ा है और हम उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, ये भी राष्ट्रवाद है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े को हम छुटाते हैं, ठीक, 2 समुदाय के बीच झगड़ा खत्म करने की बात करते हैं, वो भी राष्ट्रवाद है। हर वो चीज़ जिससे देश यूनाइट होता हो, देश के लोग आपस में यूनाइट होते हो, वो राष्ट्रवाद। बोल दी कि लोग लाइक तो करेंगे ही, लेकिन अब मैं आपके और उनके बीच का राष्ट्रवाद जानना चाहता हूँ। उनका तो राष्ट्रवाद है ही नहीं ना। जो वो कर रहे हैं वो चाटुकारिता हो सकती है, वो सत्ता के पक्षधारी हो सकती है, वो राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद वो ऐसे राष्ट्रवाद हैं कि उनके सामने महात्मा गांधी के बारे में बोलो, राष्ट्रपिता के बारे में बोलो, वो कहते हैं भाई काय का राष्ट्रपिता। जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं इस देश के पिता को, अब तुम कहोगे राष्ट्रपिता कैसे हो गए जी, भारत माता के हस्बैंड कैसे हो गए? तो राष्ट्रपिता भी एक भावना का नाम है। हमने फीलिंग, भावना के तहत उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। उन्हें बाप नहीं माना है, हमने उन्हें उपाधि दी है, एक फीलिंग का नाम है कि भाई इस देश की कर्ता धर्ता गार्जियन बनाया गया है। सर अभी हमारी ऑडियंस ना सीजेपी पर है, मैं सीजेपी का राष्ट्रवाद आपके दिमाग में और उनके दिमाग का डिफरेंस जानना चाहता हूँ। हाँ, देखो मैंने उनसे बात करी और मैं उनका इंटरव्यू भी लेता रहता हूँ, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट, सुनिए मेरी बात, उनका कहना सीधा सीधा ये है
कि हमारी नज़र में राष्ट्रवाद अखंड भारत है, भारत को तोड़ना नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। हो सकता है कि महंगाई भुखमरी की आज़ादी की बात कर रहे हों, लेकिन वो बार बार ब्राह्मणवाद की आज़ादी से भी बात कर रहे हैं, हिंदू से आज़ादी की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है उनका, तो वो कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रवाद ये है कि हम नहीं चाहते कि अखंड भारत, मतलब जो हमारा मजबूत भारत है, उसको तोड़ा जाए। हम नहीं चाहते कि ब्राह्मणों के साथ या ब्राह्मणवाद के साथ कुछ अन्याय हो। उनकी नज़र में ये राष्ट्रवाद है। आपकी नज़र में क्या राष्ट्रवाद है? पहली बात तो ये समझिए कि आज़ादी के नारों से लगता किसे बुरा था। अंग्रेजों के सामने आज़ादी चिल्लाने से अंग्रेजों को बुरा लगता था। पहले तो ये जानना चाहता हूँ क्या वो अंग्रेज हैं जो उन्हें बुरा लगा आज़ादी के नारों से। दूसरी बात कि अगर इस देश में आज़ादी के नारे मांगे गए कि हमें चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, शोषण के विरुद्ध आज़ादी चाहिए ना, वो गुलामी तो नहीं मांग रहे। राष्ट्र के विरुद्ध तो ये होता है ना कि हमें गुलामी चाहिए, हम तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। एक तरफ आज़ादी है और वो कहते दे देंगे तुमको आज़ादी, वो प्यारी प्यारी आज़ादी, तुमको गोली मारी आज़ादी। ठीक ऐसे ही कहा ना भाई, आज़ादी मांगना गुनाह नहीं है। ठीक है, राष्ट्र प्रेम और आज़ादी दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, विरोधक नहीं है। और जिसके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा वो आज़ाद राष्ट्र का सपना देखेगा। आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी? वो लोग कहते हैं कि आज़ादी, सुनिए, क्योंकि अब यहाँ पर कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो आप लोगों के जो आइडियोलॉजी है उसको डिफीट करे या फिर उससे डिबेट करे। वो लोग ये कहते हैं कि जो आज़ादी की बात करते हो, लाइक जैसे कश्मीर में पहले आज़ादी के नारे लगते थे कि हमें आज़ादी चाहिए भारत से और हमें पाकिस्तान के साथ भी विलय नहीं होना, अपना एक अलग रहना है। तो आपकी आज़ादी किस चीज़ से होती है या किस चीज़ से आप बोलते हो जो उनकी नज़र में वो है? जो कश्मीर में आपने नारे सुने वो अलगाववाद है। ठीक है, जो कन्हैया कुमार ने नारे लगाए वो इस देश की फ्रीडम की बात कर रहा है, इस देश की कुरीतियों से आज़ादी की बात कर रहा है। और इस देश की कुरीति से आज़ादी चाहिए हमें। भाई इस देश में अगर कोई दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जा रहा है और उसे उतार दिया जा रहा है तो इस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। किसी को ज़मीन पे बैठ के मुँह पिलवाया जा रहा है, थूक चटवाया जा रहा है तो इस सिस्टम से आज़ादी चाहिए, इस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। किसी की चोटी काट दी जा रही है कथा करने पे तो वो व्यवस्था जो गलत व्यवस्था है, जहाँ मानव एक समान नहीं माने जा रहे, उस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। भाई भारत का संविधान सबसे पहले हमें मौलिक अधिकार देता है और मौलिक अधिकारों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें समानता का अधिकार देता है। और जो जाति व्यवस्था अगर हमें समानता के अधिकार का हनन करती है तो हमें उस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। ब्राह्मण से आज़ादी नहीं चाहिए, ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है उससे आज़ादी चाहिए। ब्राह्मण ठीक हैं लेकिन जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है उससे आज़ादी चाहिए। किसी ने कहा था ना ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मण जिंदाबाद का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम ब्राह्मणवाद कहोगे तो उसका मतलब यह है कि एक जाति को सुपीरियर मानना, और दूसरे को एक को सुपीरियर मानोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। इस व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। आज़ादी के नारे बुरे नहीं हैं। हाँ, अगर कोई कहे कि हमें भैया अलग राज्य चाहिए, हम यूपी को अलग चाहिए, तो मैं उसका विरोधक हूँ। जो देश को काटने की बात करता है ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। हमारा पूरा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट सब अपना है और हम सबको साथ रहना है। हसन जी, जैसे आपने कही कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण दोनों अलग अलग हैं, जो एक नैरेटिव सेट करा जाता है, यहाँ से भी करा जाता है वहाँ से भी करा जाता है, तो वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या आप हमारी जनता को ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में डिफरेंस समझाएंगे? क्योंकि आप जो ब्राह्मणवाद की जो चीज़ें बता रहे हो वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मणवाद में कैसे हो सकता है, ये तो हर किसी वाद में हो सकता है। एक मिनट, हाँ, आपके हिसाब से नहीं, सुनिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में डिफरेंस है भाई साहब। ठीक है, ब्राह्मण सिर्फ एक नाम का टैग है आपके ऊपर और ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम बनाया गया जिसमें एक जाति को ऊपर माना गया है, जो जिनकी अपनी एक पुस्तक है जिसको वो संविधान के तहत मानते हैं कि उसी के नियम चलेंगे। उस पुस्तक का नाम मनुस्मृति है, उसको लोग टॉप पे रखते हैं। वो व्यवस्था है भाई साहब। ब्राह्मण कोई व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था है। और उस ब्राह्मणवाद उस व्यवस्था के तहत एक कैटेगरी है ब्राह्मण, ठीक है, और कुछ नहीं।